आजकल एक मुद्दे पे बहुत घिरती हुई नज़र आ रही है और उस मुद्दे पे घिरने के बाद सरकार ने ऊल जुलूल बयानबाजी शुरू कर दी है, जैसा ये हर मुद्दे पे करते थे। पहले हमने ऐसा बाढ़ के मुद्दे पे देखा और अब हम क्लर्कों के मुद्दे पर सरकार की ऊल जुलूल बयानबाजी देख रहे हैं। इनका एक ही तरीके का मॉडस ऑपरेंडी होता है, एक ही तरीका भाजपा का है काम करने का, जिसमें मुख्यमंत्री जी वो अपनी चादर लेके जो कहते हैं ओढ़ के सो जाऊंगा, वो चादर लेके कहीं दुबक जाते हैं कोने में और अपने चेले चपाटों को, अपने अधिकारियों को आगे भेजते हैं कि आप इस पे उल जुलूल बयान दीजिए और पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। सरकार की तरफ से, सीएम ऑफिस की तरफ से ये बयान आया कि क्लर्कों को 35,400 का पे ग्रेड नहीं दिया जा सकता, सैलरी नहीं बढ़ाई जा सकती। ये पूरी तरह से अनर्गल और मूर्खतापूर्ण बयान है। जिस तरीके का काम सरकार क्लर्कों से लेती है, उसके अंदर वो सारी एफिशिएंसी, उसके अंदर वो सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सारे सर्टिफिकेशन आते हैं जिसके आधार पे ग्रेड को 35,400 किया जा सकता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम सारे प्रदेशों से, आसपास के जो प्रदेश हैं उनसे ज़्यादा पे ग्रेड दे रहे हैं। यहाँ हरियाणा के अंदर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ खट्टर साहब से, या तो उनको किसी बात की जानकारी नहीं है, 9 साल से ऐसे ही मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, या फिर उनके अधिकारी उनको मूर्ख बनाते हैं। जब पे ग्रेड में, सी लेवल में, FLP 2 में आप जब सबसे नीचे का ग्रेड जो 19,900 है, जब आप वो दे रहे हैं, जो कि सेंटर के द्वारा तय की जाती हैं सीमाएं कौन सा पे ग्रेड होगा, उसमें आपने हरियाणा के लिए चुना कि 19,900 का जो लोवेस्ट पे ग्रेड है वो आप दे रहे हैं, तो उससे नीचे फिर दूसरे राज्यों में कैसे हो सकता है? ये अतार्किक बात है, मूर्खतापूर्ण बात है। जो सबसे निचला पायदान है वो हरियाणा सरकार ने चुना हुआ है, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि आसपास के किसी भी राज्य में उससे नीचे पे ग्रेड क्लर्कों को दिया जाता हो। ये दूसरा झूठ है जो खट्टर सरकार बोल रही है। इसके साथ साथ इन्होंने ये नहीं बताया कि इनके यहाँ पे जब तक, बाकी स्टेट्स में क्या है, प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड खत्म होते ही क्लर्कों की सैलरी बढ़ जाती है और हर 3 साल में उनके प्रमोशंस भी होते हैं। 3 साल में, 8 साल में अलग अलग लेवल बनाए हुए हैं। हरियाणा के अंदर जब तक क्लर्क कंप्यूटर एग्ज़ाम और टाइपिंग एग्ज़ाम आगे का क्लियर नहीं कर लेता, तब तक क्लर्क का 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़ती, चाहे वो 10 साल काम कर ले या 15 साल काम कर ले। ये कहते हैं क्लर्क सिर्फ डायरी और डिस्पैच की पोस्ट है, इसलिए उसमें हम सैलरी नहीं बढ़ा सकते। तो फिर अगर डायरी और डिस्पैच की पोस्ट है तो सरकार बौखलाई क्यों हुई है इतनी? इतने सारे विभागों में काम कैसे रुक गया? सिर्फ डायरी डिस्पैच की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। 200 करोड़ रुपए का नुकसान हर रोज़ हो रहा है और सिर्फ मनोहर लाल खट्टर जी के अहंकार की वजह से ये नुकसान हो रहा है, वरना कोई और वजह नहीं है कि मुख्यमंत्री खुद आमने सामने बैठ के 5 लोग जाते हैं सिर्फ क्लर्कों के रिप्रेजेंटेशन के लिए। उनकी जो कमेटी जाती है बात करने के लिए, मुख्यमंत्री जी के ड्राइंग रूम में, उनके दिल में इन 5 लोगों के लिए भी जगह नहीं है। इतना अहंकार मुख्यमंत्री जी में है कि खुद सामने बैठ के इन क्लर्कों के रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं कर सकते और अपने OSD के ज़रिए ये कहलवाते हैं कि किसी भी हालत में सैलरी तो नहीं बढ़ सकती। तो आज हम ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आप भी यहीं हो और हम भी यहीं हैं। जितना ज़ोर लगाना हो आपको लगा लो, जितनी ताकत आपको लगानी है लगा लीजिए, बाद में मत कहना कसर रह गई। 1.5 साल बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्लर्कों की सैलरी बढ़ेगी, बढ़ के रहेगी, किसी भी हालत में आप रोक नहीं पाओगे। आज आम आदमी पार्टी स्पष्ट करना चाहती है आपके बीच में। और दूसरी बात, तमाम तथ्यों को हम लोग जुटा रहे हैं और इनकी जो अनर्गल बयानबाजी है उसको भी इकट्ठा कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द इस पे डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सारे मुद्दों को हरियाणा के लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित करता हूं, खुली चुनौती देता हूं, या तो वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मेरे साथ और हम खुली बहस कर लेते हैं
कि क्लर्कों की सैलरी बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, खुली बहस की चुनौती मुख्यमंत्री जी को देता हूं। और अगर उनको हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना मंजूर नहीं है, बड़ा कद है, अहंकार हो गया होगा इतने साल सत्ता में रह के, मैं मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद में अकेला जाने को तैयार हूं। उनका मंच, उनका माइक, उनकी सभा, मैं वहां पर उनसे खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। जनसंवाद में जनता भी सामने होगी, मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल भी होगा, सब कुछ होगा। वहां पर अगर वो खुली बहस करना चाहें तो वहां पर कर लें। मुझे लगता है कि अब हरियाणा की जनता ये स्पष्ट तौर पे देख चुकी है, ये सिर्फ क्लर्कों का मामला थोड़ी है। क्लर्क गए, क्लर्कों से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। छात्र सीईटी के लिए मिलना चाहते हैं, छात्रों से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। महिलाएं उत्पीड़न के लिए मिलना चाहती हैं, महिलाओं से उत्पीड़न के विषय पे नहीं मिल सकते। सरपंच अपने अधिकारों के लिए मिलना चाहते हैं, सरपंचों से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। ओपीएस के लिए कर्मचारी मिलना चाहते हैं, कर्मचारियों से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। अपनी मांगों को लेकर किसान मिलना चाहते हैं, किसानों से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। तो फिर किसके मुख्यमंत्री हैं? और फिर धमकी देते हैं कि 24 में नहीं चुना तो चद्दर तान के सो जाऊंगा। अरे सो जाओ यार, भेजी है हमने चद्दर मुख्यमंत्री जी को गिफ्ट में, चद्दर तान के सो जाइए। हरियाणा आपके भरोसे नहीं चल रहा। हरियाणा के लोगों ने अपनी नज़र और दिल से आपको पहले ही उतार दिया है। 2024 में सिर्फ कुर्सी से उतारना बाकी है। आपके कोई सवाल नहीं? खेल मंत्री संदीप सिंह कांड था, उसके बाद जो दिल्ली के एपिसोड हुआ, बीजेपी के सांसद भावी भूषण के साथ भी एपिसोड हुआ, उसके बाद अब मणिपुर कांड हुआ। क्या लगता है कि तीनों कांड बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकते हैं? देखिए, महिला विरोधी चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, और हम ये बार बार कहते हैं, किसी अपराध का हो जाना अलग बात है, उस अपराध के ऊपर सरकार का संज्ञान लेना या नहीं लेना महत्वपूर्ण है। और अगर सरकार अपराधी के, आरोपी के साथ खड़ी हो जाए तो उनकी नीयत स्पष्ट तौर पे पता चलती है। यहाँ तीनों ही केसेस में अगर आप देखोगे, और इसके अलावा भी दर्जनों केस आपको पूरे देश में मिल जाएंगे। महिला पहलवानों का मामला हुआ, बीजेपी सरकार आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी नजर आई। हरियाणा के अंदर जूनियर कोच का मामला हुआ, बीजेपी सरकार आरोपी संदीप सिंह के साथ खड़ी नजर आई। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का वीडियो पूरे देश ने देखा, आक्रोशित है पूरा देश। बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई थी, जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक और इससे ज़्यादा वाहियात राजनीति आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुई, जो भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देश भी अब धीरे धीरे समझ रहा है इनकी इन हरकतों को। ये अलग अलग जातियों को, समुदायों को, धर्म को, प्रदेशों को, गांव-गांव को आपस में लड़ाते हैं, और फिर जब वो आग तेज़ हो जाती है तो उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अब इनका ये चेहरा बेनकाब हो चुका है, पूरे देश के लोग इसको समझ चुके हैं। मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना पड़ेगा, या तो वो अपनी सरकार को बर्खास्त करें या वो स्पष्ट करें कि वो किसके साथ खड़े हैं, इन अपराधों के आरोपियों के साथ खड़े हैं या इन अपराधों में पीड़ितों के साथ खड़े हैं। आपने जो आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो भी कल मणिपुर जाके आए। आज हमारे सांसदों का डेलीगेशन, जो इंडिया के सभी घटक दल हैं, उन सभी सांसदों का डेलीगेशन 20 सांसदों का आज मणिपुर गया हुआ है। आज सुबह ही गए, और वहाँ के सभी हालातों के बारे में, वहाँ विक्टिम्स से बात करेंगे, जो लोग पीड़ित हैं उनसे बात करेंगे, और वहाँ के पूरे हालात देश के सामने रखेंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 महीने से किसी न किसी रूप में उसको छुपाया हुआ है, किसी न किसी रूप में उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या उससे ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप अभी कांग्रेस को मंच से गालियां दे रहे थे, काफ़ी खुश रहे थे पानी पी के, ऊपर आप इंडिया में भी शामिल होने की बातें हो रही है, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से दिल्ली के अंदर एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करने की कोशिश मोदी सरकार ने की, और जब 5 जजेस की बेंच ने ये कहा कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, चुनी हुई सरकार दिल्ली को चलाएगी, तो उसको एक अध्यादेश लाके पलटने का फैसला केंद्र की मोदी सरकार ने किया। ये लोकतंत्र के खिलाफ फैसला था। इसका मतलब किसी भी सरकार के अधिकार आप कल को छीन सकते हैं। इसलिए हम सभी दलों के पास गए और उनसे हमने कहा कि आप राज्यसभा में इस पूरे फैसले के अध्यादेश के खिलाफ वोट कीजिए। मुझे खुशी है कि 26 दल इस बात पर राजी हुए कि इस लोकतंत्र विरोधी फैसले का वो लोग विरोध करेंगे। ये घटक दल आगे चल के क्या राजनीतिक फैसला लेते हैं, क्या सीट शेयरिंग होती है, क्या गठबंधन होता है, वो सब भविष्य की बातें हैं। आज के दिन में सभी एक राय, एक बात को लेकर के हैं कि जो मणिपुर में हो रहा है वो सही नहीं है, उसके लिए सब लोग एकजुट हैं, और जो दिल्ली के लिए अध्यादेश लाया केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ सभी लोग एकजुट हैं। अभी तक यहीं तक ये वार्तालाप है। आप लगातार हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, हरियाणा के 10 बीजेपी के सांसद हैं, किस तरह परफॉर्मेंस देखते हैं उनकी?
मुझे कहीं ढूंढने से भी नहीं मिले। कहीं ऐसा होता है ना कि सड़क पे आप जा रहे हो तो अगर दूसरे नेता भी घूम रहे हैं तो सड़क पे गाड़ियों का काफिला ही टकरा जाए, कहीं आसपास से निकल जाए। इनके सांसद 7 सांसद दिल्ली में और हरियाणा के सारे सांसद, कहीं कोई नज़र नहीं आया। इनके विधायक आप बता दीजिए, नामित कर दीजिए कौन विधायक जनता के बीच में गया। एक ने जाने की कोशिश की थी, वो भी फोटो खिंचाने के लिए, इसलिए जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वहाँ पर उनको मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाते हैं, उप मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पे बैठ के जाते हैं, नीचे नहीं उतरते, और विद साहब बोट में बैठ के जाते हैं, चारों तरफ 4 सिपाही लेके जाते हैं अपने साथ में। इन लोगों को ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा और इनकी सरकार है। आम आदमी कहाँ जाए? इस पूरी बाढ़ में हमने देखा इन्होंने लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई गांव में जी रहा है कि मर रहा है, पूछने तक नहीं गए उसका हाल। ऐसी स्थिति में लोगों को भी ये नज़र आ गया कि ये लोगों की सरकार नहीं है, जनता की सरकार नहीं है। ये बाढ़ की वजह से 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी नाराज़गी लोगों में इस सरकार के प्रति हुई है, उसने आग में घी डालने का काम किया है। लोग पहले से बहुत नाराज़ और गुस्सा थे इस सरकार से। बाढ़ के अंदर जो इनका मैनेजमेंट फेल हुआ है उसकी वजह से लोगों में और ज़्यादा गुस्सा है सरकार के प्रति। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप है कि अगर SYL का निर्माण हो जाता तो आज बाढ़ का दिल्ली और हरियाणा ना देखता। तो किस पे आरोप लगा रहे हैं? आम आदमी पार्टी पर पंजाब की सरकार निर्माण नहीं कर पाई। ठीक है, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उनका आरोप है तो कई बार ऐसे मौके आए जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी। भूपेंद्र हुड्डा जी ने कर क्यों नहीं लिया निर्माण? कर लेते और समाधान कर देते इस समस्या का। बीजेपी के लोगों का भी ऐसा मौका मिला, केंद्र में जब उनकी सरकार थी, हरियाणा में उनकी सरकार थी, पंजाब में भी अकालियों के साथ उनकी सरकार थी, कर लेते। क्यों नहीं किया? समाधान कर सकते थे। आम आदमी पार्टी को जिस दिन ऐसा मौका मिला, हम बातें नहीं करेंगे, आरोप नहीं लगाएंगे, इस समस्या का पूर्ण समाधान कर देंगे। जिस दिन केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में एक राय की आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, उस दिन ऐसे जितने भी विवाद हैं आपसी बातचीत के जरिए उनका तुरंत समाधान कर देंगे। हरियाणा में बदलाव के लिए आप कितनी सक्षम हैं? आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरी तरह से तैयार है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में और सभी जिलों में हम अपने कार्यकारिणी का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, अपने संगठन का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हमने ब्लॉक स्तर पे भी, ब्लॉक का मतलब कि एक विधानसभा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे, 4 ब्लॉक उसमें बना लें। ब्लॉक स्तर के संगठन का अनाउंसमेंट भी हमने कर दिया है। इसके आगे हम 5-5 गाँव के सर्कल के लेवल पे अपने संगठन का अनाउंसमेंट करेंगे और उसके बाद 7000 गाँव के अंदर आम आदमी पार्टी की विलेज कमेटी का निर्माण हम करने जा रहे हैं। बहुत जल्द, अगले 1-2 महीने में ये संगठन निर्माण पूरा हो जाएगा। 12 लाख सदस्यों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया सदस्यता अभियान के दौरान। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी एक मजबूत ताकत इस वक्त है और पूरे प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि 31 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर विधानसभा के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही। इसलिए आम आदमी पार्टी आज के दिन में सड़क पर विपक्ष की भूमिका निभा रही है। लोगों को स्पष्ट नजर भी आ रहा है। सर, सीएम चेहरे के साथ मैदान में जाएंगे या कैसे होगा? पंजाब की तरह होगा या बन जाएगा किसी आम घर से कोई मुख्यमंत्री? ये ऐलान पहले होगा? दिल्ली में भी तो बन गए। किसी आम घर से कोई शख्स आएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री का पदभार संभालेगा, हरियाणा के आम लोगों के लिए काम करेगा। पंजाब में भी तो ऐसे ही बन गए। टीचर के बेटे हैं सरदार भगवंत मान, किसी आम घर से आए, मुख्यमंत्री बन गए और सबसे अच्छे मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं आज के दिन में। ऐसी स्थिति हरियाणा में भी, चुनाव नज़दीक आने दीजिए। हम अपनी सारी रणनीति और हम अपने सभी अनाउंसमेंट समय समय पर करते रहेंगे, आप लोगों से भी साझा करेंगे। क्या अनुराग ठाकुर आम आदमी नहीं है? सारे आम आदमी पार्टी के अंदर जितने लोग भी शामिल हैं वो सभी आम आदमी हैं। और मैं पहले भी बहुत स्पष्ट तौर पे कह चुका हूँ, हम आम आदमी पार्टी के वो डिसिप्लिन सोल्जर हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह दें कि सड़क पे झाड़ू लगानी है तो मैं झाड़ू लगाने को तैयार हूँ। अरविंद केजरीवाल ये कह दें कि सड़क पे खड़े होके आपको सिर्फ लोगों को ये बताना है कि इस दिशा में जाना है, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम यहाँ है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसा आदेश होगा, हम वो डिसिप्लिन सोल्जर हैं, उस आदेश का पालन करेंगे। हमें किसी काम में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि हम आम आदमी हैं। दूसरे तरफ से जो नेता हैं उनको पार्टी टिकट देगी? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो आज आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के इस संघर्ष में हमारा साथ दे रहा है, हमने बिजली आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर शुरू किया है, जो बाढ़ की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था। लेकिन आज भी मैंने देखा कई सारी महिलाएं बिजली के बिल लेके आई हुई थी, 50-50 हज़ार, 16-16 हज़ार, कई लोगों के बिल हैं। एक व्यक्ति ने ये कहा मेरे नाम पे 3 मीटर लगे हुए हैं, एक सरकारी स्कूल में, एक कहीं और, एक कहीं और।
अब वो नया मीटर चाहता है अपने घर के लिए, तो कहते हैं वो 3 मीटर हैं तुम्हारे नाम पे, पहले उनका बिल क्लियर करो। उनका बिल लाखों में है। वो कह रहा है कि मैं सरकारी स्कूल में मीटर कैसे लगवा सकता हूँ, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। इन आंदोलनों में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के झंडे के नीचे आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के इस संघर्ष का हिस्सा बन रहे हैं, वो सभी आम आदमी हैं। उन सभी को लेकर के हम अपनी नेतृत्व क्षमता बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव के दौरान भाजपा के नेता आ गए तो भाजपा के नेताओं को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। आप क्यों इतनी मार्केट बढ़ा रहे हो उनकी? आपको क्यों लगता है कि हमारे पास आ जाएंगे? अगर भी कहा है ना, मुख्यमंत्री जी चद्दर तान के सोने को तैयार हैं, तभी तो आएंगे। और हमें भी जितनी राजनीतिक समझ है, हम लोगों की राजनीति भी अब इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि हमें 2 प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, राजनीति करनी आती है। तो इतनी मति भ्रष्ट नहीं हुई है कि जिनको जनता पीटना चाहती हो उनको हम अपने सिर पे बिठा लें।